हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पॉलिटिकल आईआर मेंटोर। जैसा आप जानते हैं, हमने DSSB पीजीटी पॉलिटिकल साइंस एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट की है एंड इसमें आज हम 2021 का पार्ट बी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 201 से लेके 300 तक, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड जो फर्स्ट 100 क्वेश्चंस हैं वो हम ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं एंड हम 2014, 15, 18 एंड 21 के पेपर्स को डिस्कस कर चुके हैं। एंड ये इन सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, या फिर आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है DSSB पीजीटी पॉलिटिकल साइंस PYQ, वहाँ पर जाकर इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश शासन रहा उसमें से कौन उसकी अच्छाई नहीं है। तो पहले तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, आपसे पूछा क्या गया है। कई बार स्टूडेंट्स जल्दीबाजी में इस वजह से क्वेश्चंस को गलत कर लेते हैं। तो रेलवे लाइंस को बिछाया गया, सोशल रिफॉर्म्स किए गए कुछ, एंड एंटायर इंडिया को एक एडमिनिस्ट्रेटिव अम्ब्रेला के अंदर लाया गया। सो दीज वर द एडवांटेजेस। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जॉब्स को एनकरेज किया गया, ये एडवांटेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर वॉज द बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन BAMCEF, तो इसकी कब शुरुआत हुई थी? 1978 में। बहुत ही मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस स्पेशली एज वाटरफॉल हैबिटेट वॉज रेटिफाइड, तो इसे कब रेटिफाइड किया गया? 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेलंगाना एजिटेशन कब स्टार्ट हुआ था? 1969 में। एंड फाइनली 2014 के अंदर ये स्टेट एक बन जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज फाउंडेड द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विमेंस एसोसिएशन, जिसे हम सेवा के नाम से जानते हैं। 1972 में इसकी शुरुआत हुई एंड ये एक इन्होंने गांधीयन वुमेन ट्रेड यूनियन, जिसे टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, उसके साथ भी काम किया है। तो वो है आपकी एला भट्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सेवा का आपसे ईयर भी पूछा जाता है, तो दैट इज 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन 1977 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द अशोक मेहता कमिटी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, तो उसका पर्पस आपसे पूछा गया है, इंट्रोडक्शन टू पंचायती राज, रेगुलर इलेक्शन या रिवाइव एंड स्ट्रेंथन। तो इसका करेक्ट आंसर है रिवाइव एंड स्ट्रेंथन द पंचायती राज सिस्टम। अब ये जो अशोक मेहता कमेटी है, ये आपकी 2 टायर स्ट्रक्चर को रिकमेंड करती है। ठीक है, जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला पंचायत एंड बेस पर मंडल पंचायत। मंडल पंचायत में क्या होगा? क्लस्टर ऑफ विलेजेस। अब इसमें क्या है, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं जो आपकी पंचायती राज से रिलेटेड हैं, स्टार्टिंग विद 1957 से लेके जो स्टार्ट होती हैं, देन आपकी 1977 एंड उसके बाद 1985 एंड देन 1986। और इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जैसे पंचायत के लिए आपको जाना है तो आप बैग लेके चल दिए। सो BAGL। पहली है आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी, और ये 3 टायर सिस्टम की बात करती है, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और जो बलवंत राय मेहता कमेटी है, इसका पर्पस होता है, ये बनाई जाती है जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम अनाउंस हुए थे 1952 में, उनकी स्टडी करने के लिए, एंड 1953 का जो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस था उसको स्टडी करने के लिए, एंड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को इंप्रूव करने के मेजर्स सजेस्ट करने के लिए, ये इसका पर्पस था। देन 20 साल बाद 1977 में अशोक मेहता कमेटी बनती है जो 2 टायर सिस्टम प्रपोज करती है, एंड इसका जो पर्पस था वो था टू रिवाइव एंड स्ट्रेंथन द पंचायती राज सिस्टम, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। देन 1985 में आती है GVK राव कमेटी, एंड उसका पर्पस था टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन। देन 1986 में बनती है आपकी LM सिंघवी कमेटी, एंड इसका जो पर्पस था वो था टू रिकमेंड वेज टू मेक पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस मोर इफेक्टिव, जो पंचायती राज संस्थाएं उनको ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए उन्हें सुझाव देने थे। तो इस तरह से ये सभी जो कमिटीज़ हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट इन द इंडियन डेमोक्रेसी। नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल, जो 3rd टायर है जो आपका लोकल गवर्नमेंट का है, वो कहाँ से आया है इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर? तो इसमें दोनों की ही बात हो रही है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की एंड अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज़ की। सो बोथ 73rd एंड 74 अमेंडमेंट जो हैं उनके थ्रू ये आया। अब 73rd और 74th अमेंडमेंट ये आपके 1992 में किए गए, एंड इसमें से जो 73rd अमेंडमेंट है ये किस डेट को लागू हुआ वो भी इंपॉर्टेंट है, 24 अप्रैल 1993। एंड जो 74th अमेंडमेंट है ये लागू हुआ था आपका 1 जून 1993 को, और ये आपका अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज से रिलेटेड है जिसमें 12th शेड्यूल को ऐड किया गया, एंड 73rd इज रिलेटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जिसमें 11th शेड्यूल को ऐड किया गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 स्टेटमेंट है, असर्शन एंड रीजन बेस्ड। पॉलिटिकल पार्टीज हैव कंटिन्यूड टू रिमेन इन द सेंटर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तो इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर जो पार्टीज हैं उनकी इंपॉर्टेंस आप सब देख ही रहे हैं करंट टाइम में भी। एंड ओपिनियन पोल्स इन इंडिया हैव रिपीटेडली शोन दैट पीपल जनरली वोट मोर फॉर अ पार्टी देन फॉर अ कैंडिडेट। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बट वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज इसलिए
सेंटर में है इंडियन पॉलिटिक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ रिटेन द बुक टाइटल्ड पॉलिटिक्स इन इंडिया। 1970 में ये बुक आती है रजनी कोठारी जी की, और इनकी और भी बुक्स हैं जो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं। जैसे 1970 की एक और बुक है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, 1974 में आती है इनकी फुट स्टेप्स इनटू द फ्यूचर, एंड 2005 में आती है रीथिंकिंग डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पब्लिक पॉलिसी इज एन एक्शन विच एम्प्लॉयज गवर्नमेंटल अथॉरिटी टू कमिट रिसोर्सेज इन सपोर्ट ऑफ अ प्रिपेयर्ड वैल्यू। यानी सार्वजनिक नीति एक ऐसी कार्रवाई है जो सरकारी प्राधिकरण को पसंदीदा मूल्य के समर्थन में संसाधनों को प्रतिबद्ध करने के लिए नियोजित करती है। यही पब्लिक पॉलिसी का काम है, जो गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है उसको रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करना है। देन नेक्स्ट है आपका, इट इज अ स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग पब्लिक गोल्स थ्रू मैनेजमेंट एंड एलोकेशन ऑफ पावर, राइट, रिसोर्सेज, इन्फॉर्मेशन एंड इंड्यूसमेंट। ये भी अपने आप में सही है। ऑप्शन सी है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो मेजर पार्ट है पब्लिक पॉलिसीज का वो पार्लियामेंट के अंदर बनाया जाता है थ्रू लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस। ये भी सही है, विधायी प्रक्रिया के द्वारा। और ऑप्शन डी जो है, डोमेन ऑफ पब्लिक पॉलिसी इज वेरी लिमिटेड, ये गलत है, बिकॉज दिस इज नॉट वेरी लिमिटेड। क्यों? इन्होंने इस ऑप्शन में बताया है कि जो पब्लिक पॉलिसी का डोमेन है वो सिर्फ इन 3 फील्ड से रिलेटेड है, डिफेंस, एग्रीकल्चर, हेल्थ, बल्कि ऐसा नहीं है, और भी इसमें फील्ड है, जैसे एजुकेशन भी आपका एक फील्ड है। सो ऑप्शन डी क्या हो गया इसका राइट आंसर, बिकॉज आपसे इनकरेक्ट पूछा है। तो आपको फर्स्ट लाइन भी देखनी है, ऑप्शन के बाद में कभी कभी स्टेटमेंट दिया होता है कि आपसे करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट, तो क्वेश्चन को आपको हमेशा ध्यान से और पूरा पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉलिटिकल प्रोसेस से रिलेटेड, इसमें भी 4 ऑप्शन हैं एंड आपको इसमें करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन है, पॉलिटिकल प्रोसेसेस कैन बी रिड्यूस्ड टू द प्रेफरेंस ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स बट आर ऑल्सो कंडीशनड बाय ग्रुप एक्शंस एंड इंटरेक्शंस। तो ग्रुप एक्शंस एंड इंटरेक्शंस, तो इसमें मेनली क्या है, जो लाइन है आप देखें, पॉलिटिकल प्रोसेस कैन बी रिड्यूस्ड टू द प्रेफरेंस ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, तो सिर्फ इंडिविजुअल का हो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका, दैट दीज ग्रुप्स, देयर सॉलिडेरिटीज, देयर कॉन्फ्लिक्ट मेक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू डिटरमाइनिंग पॉलिटिकल आउटकम्स। यानी किसी ग्रुप का जो कॉमन इंटरेस्ट है या फिर किसी ग्रुप का जो कॉन्फ्लिक्ट है दूसरे ग्रुप से, सपोज दूसरा ग्रुप बात कर रहा है कि हम ए पॉलिसी को सपोर्ट करेंगे, तो इसके अपोजिट में जो इसकी उल्टी नेक्स्ट इसको अपोज करेगा बी वाला, ठीक है, या फिर बी के अपना इंटरेस्ट है, बी पार्टी का, उसकी कोई पॉलिसी है वो उसको सपोर्ट करेगी। तो सॉलिडारिटी और कॉन्फ्लिक्ट ये दोनों ही क्या है, उस पॉलिटिकल प्रोसेस का जो पॉलिटिकल आउटकम है उसको डिटरमाइन करने में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड ऑप्शन सी, तो बी स्टेटमेंट तो सही है, ए गलत है आपका। सी स्टेटमेंट को अगर आप देखें, रिप्रेजेंटेशन इज द एक्सक्लूसिव, इस वर्ड को आप ध्यान दें, एक्सक्लूसिव यानी ओनली, is a key relationship between such groups and making of authoritative decisions. Authoritative decisions means authoritative allocation of resources. तो it is an important but it is not the only relationship. तो ये important तो है, एक की relationship है but exclusive नहीं है। तो इस वजह से ऑप्शन सी क्या है आपका गलत है, because it is also influenced by other factors like mobilization, protest, lobbying, bureaucratic influence and so on. And option D जो है वो आपका कि this relationship is increasingly structured through specialized legally constituted organizations with identifiable and reproducible boundaries. तो legally constituted organizations जो आपकी formal bodies हैं, NGOs, political parties, trade unions, professional associations, etc. So B and D क्या है इसका correct answer है। अब चलते हैं next question की तरफ। Next question है आपका question number 212. In which of the year was the first summit of NAM held? तो ये यूगोस्लाविया के बेलग्रेड शहर के अंदर हुई थी 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु लेड द नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था आपकी मेधा पाटकर जी ने। एंड सुंदरलाल बहुगुणा आप सभी जानते हैं जो चिपको मूवमेंट था उत्तराखंड का, उससे रिलेटेड है। एंड जो ऑप्शन 4 है राजेंद्र सिंह, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनको हम वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, राजेंद्र सिंह को, और ये एक वाटर कंजर्वेशनिस्ट हैं। और इन 2001 में इन्हें रैमन मैग्सेसे से अवार्ड मिला हुआ है, 2015 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज भी इन्हें मिला हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइस टुवर्ड्स पार्टी इंटरेस्ट इज एट्रीब्यूट टू विच काइंड ऑफ ब्यूरोक्रेसी। गार्जियन ब्यूरोक्रेसी है, कास्ट ब्यूरोक्रेसी है, तो संरक्षण। तो ये जो फीचर है कि जहाँ पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जो बाइस रहते हैं ब्यूरोक्रेट्स, तो इसको बोलते हैं पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी, संरक्षण नौकरशाही के अंदर ये फीचर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मेजर रिफॉर्म दैट ब्रॉट इन डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के अंदर सबसे पहला मेजर लोकतंत्र लाने वाला प्रमुख सुधार कौन सा है, तो वो है रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1832, जिसे हम ग्रेट रिफॉर्म एक्ट के नाम से भी जानते हैं, ग्रेट रिफॉर्म एक्ट, बिकॉज इसने क्या था, जो एरिस्टोक्रेटिक कंट्रोल था पार्लियामेंट के ऊपर उसको रिड्यूस किया था, और इट ऑल्सो एक्सटेंडेड द वोटिंग राइट्स टू मोर मैन, स्पेशली द मिडिल क्लास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका, बेंथम स्टार्टेड एंड फाइनेंस द वेस्टमिनिस्टर। तो जो
जर्नल था वेस्टमिनिस्टर रिव्यू, उसको बेंथम ने स्टार्ट किया था कब? 1824 में, और इसका पर्पस था टू प्रमोट पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म्स बेस्ड ऑन यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 217, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट ऑफ द 15 सोवियत रिपब्लिक्स टू डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस। तो आप सभी जानते हैं 1990-91 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो सबसे पहली कंट्री थी जिसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया था। 11 मार्च 1990 को किया था लिथुआनिया ने। एंड लास्ट पूछा जाए आपसे तो लास्ट है कजाकिस्तान, उसने 16 दिसंबर 1991 को डिक्लेयर किया था। सो फर्स्ट इज लिथुआनिया एंड लास्ट इज कजाकिस्तान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका द बुक टाइटल्ड ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो बुक है ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये 1939 में आती है एंड किसने लिखी थी? ब्रूनो रिज्जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 219, ये कहता है कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है कि इनिशियली यूरोपियन कम्युनिस्ट पार्टीज वर ऑर्गेनाइज्ड ऑन द पैटर्न ऑफ सोशलिस्ट पार्टी। तो सोशलिस्ट पार्टीज के पैटर्न पर वो ऑर्गेनाइज थी, लेकिन 1924 के बाद उन्होंने सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के पैटर्न को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। एंड ऑप्शन बी है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं, यानी डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर्स होगा पार्टी स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन जो सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होगी एंड सुपरविजन होगा। जो डिसीजन है वो ऊपर के जो सेंटर में बैठे हुए लोग हैं वही लेंगे। एट डिफरेंट लेवल्स इन द पार्टी डिस्कशन डज टेक प्लेस बट द डायरेक्शन ऑफ द लीडरशिप कैन नेवर बी वायलेटेड। तो डिस्कशंस तो होते थे अलग अलग मुद्दे पर, लेकिन जो पार्टी का नेतृत्व है उसको आप अलग नहीं कर सकते थे, उसको वायलेट नहीं कर सकते थे या उसको खंडन या मना नहीं कर सकते थे। ऑप्शन डी है कि नो अदर पार्टी एनीवेयर इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट परहैप्स द फासिस्ट पार्टीज इज सो रिजिडली बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी एज कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी जितना रिजिड एक आइडियोलॉजी पे बेस है उतना कोई नहीं है, कोई भी पार्टी नहीं है दुनिया में एक्सेप्ट फासिस्ट पार्टी। तो ये सभी स्टेटमेंट जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए करेक्ट हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक टाइटल्ड विमेंस रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये जो बुक है विमेंस रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये 1970 के अंदर आती है बाय एस्टर बोसरोप एंड इट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। ये क्या एनालाइज करती है ये बुक कि किस तरह से जो आर्थिक और सामाजिक विकास है वो महिलाओं को प्रभावित कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में जो विकासशील देश हैं उनके अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडियाज फर्स्ट मेजर साइंस पॉलिसी द साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन। तो ये नेहरू के समय 1958 क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन दी अर्ली 1947 हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ, तो इसकी शुरुआत किस इट वॉज सेटअप विद द अहमदाबाद टेक्सटाइल वर्कर। जो अहमदाबाद में टेक्सटाइल वर्कर्स थे उनके साथ इसकी शुरुआत की गई 1947 के अंदर, हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु वॉज द मिनिस्टर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट पोस्ट वॉर इन 1946। एंड इस क्वेश्चन को क्या है DSSB ने ड्रॉप कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी रेसिडेंट एडल्ट सिटीजन ऑफ साउंड माइंड एंड नॉट लीगली बार्ड ऑन ग्राउंड ऑफ क्राइम करप्शन एंड इलीगल प्रैक्टिस इज एंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड एंड वोटर। तो वोटर की जो डेफिनेशन है कि संविधान के अनुसार कोई भी प्रत्येक निवासी जो स्वस्थ दिमाग का वयस्क नागरिक हो या अपराध भ्रष्टाचार या अवैध व्यवहार के आधार पर कानूनी रूप से प्रतिबंधित नहीं हो, वह मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का राइट रखता है, अधिकार रखता है। तो यह बोलता है आपका आर्टिकल 326। एंड बाकी आर्टिकल्स को अगर आप देखें जैसे आर्टिकल 224 है, ये इट इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस इन हाई कोर्ट। एंड आर्टिकल 225 भी आपका रिलेटेड है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट। एंड आर्टिकल 329 आपका है इट बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से कौन सा गलत है अबाउट द DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जो DPSP हैं वो हमारी गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं टू मेक लॉज एंड पॉलिसी, एंड ये हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में मिलती हैं। पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। एंड इनका एक क्या है कि ये एनफोर्सिएबल नहीं है कोर्ट के अंदर, एंड यही जो है इसका राइट आंसर है, आप देख सकते हैं। एंड बाकी जो ऑप्शंस हैं वो सही हैं, आप पढ़ सकते हैं। जैसे मोर डायरेक्ट एक्टिविस्ट रोल ऑफ द स्टेट इन ब्रिंगिंग फोर्थ द सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन वाज असाइन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू DPSP। एंड कोर्ट while interpreting the constitution including the fundamental rights are to be guided by them, and constitution enjoins the state to regard them as a fundamental in governance and apply them when making laws। तो ये सभी स्टेटमेंट क्या है सही हैं, एंड आप इन्हें यहाँ पर पॉज करके हिंदी में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द स्टेट शैल within the limits of its economic capacity and development make effective provision for securing the right to work, to education, to public assistance in case of unemployment, old age, sickness and disablement and in other cases of undeserved want, and this is as per the article। तो किस आर्टिकल की बात हो रही है जो राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस की बात करता है, तो ये है आपका आर्टिकल 41। एंड आर्टिकल 44 जो है वो आपका UCC से रिलेटेड है, ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। एंड आर्टिकल 47 कहता है इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ। एंड आर्टिकल 40 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये रिलेटेड है विलेज पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
विच आर्टिकल स्टेट दैट स्टेट शैल एंडिएवर टू डेवलप एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री अलॉन्ग मॉडर्न साइंटिफिक लाइन्स, यानी राज्य आधुनिक विज्ञान की तर्ज पर कृषि और उद्योग को भी विकसित करने का प्रयास करेगा। ये आता है आपका आर्टिकल 48 के अंदर। एंड आर्टिकल 148 आपका क्या से रिलेटेड है? आर्टिकल 39 इज रिलेटेड टू दैट स्टेट शुड प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स। एंड आर्टिकल 114 इज related that no money shall be withdrawn from consolidated fund of India except under appropriation made by law। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका हु आर्ग्यूड दैट सोवरेनिटी इज द क्रिएशन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सोवरेनिटी इज दैट, चाहे इंडिविजुअल में हो या असेंबली में हो, हु इज ऑथराइज टू विल फॉर द जनरल पर्पज। तो ये आपका हॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ सोवरेनिटी। तो इसमें से सोवरेनिटी का कौन सा टाइप नहीं है? रियल एंड टाइटुलर सोवरेनिटी मिलती है, जैसे रियल एक्चुअल, एंड टाइटुलर होती है आपकी नॉमिनल या सिंबॉलिक सोवरेनिटी किसके पास है? नाम के लिए। एंड डे ज्यूर एंड डी फैक्टो भी सही है, जैसे पाकिस्तान के अंदर डे ज्यूर सोवरेनिटी वहाँ के जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास है जो बाय लॉ है। एंड डी फैक्टो यानी इनफैक्ट असलियत में किसके पास है? आर्मी के पास है। तो ये वो एग्जांपल है। एंड लीगल एंड पॉलिटिकल सोवरेनिटी भी होती है, बट इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट सोवरेनिटी ऐसा कुछ नहीं होता है, एंड इसलिए यही क्या है आपका राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट आपसे पूछा है अबाउट द ऑस्टिन्स कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी। तो ऑस्टिन एब्सोल्यूट सोवरेनिटी की बात करते हैं, एंड इसमें अगर आप देखें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि सोवरेनिटी इज नेसेसरी फॉर द स्टेट एंड सोवरेनिटी इज वन ऑफ द 4 एलिमेंट ऑफ स्टेट एंड देयर कैन नॉट बी स्टेट विदाउट सोवरेनिटी। जो अदर 4 एलिमेंट्स हैं, जैसे एक तो हो गया सोवरेनिटी, एक हो गया टेरिटरी, पॉपुलेशन एंड गवर्नमेंट। ऑप्शन बी है सोवरेनिटी हैज टू बी डिटर्मिनेट, इट रिसाइड्स इन अ पर्सन और अ बॉडी ऑफ पर्सन, एंड स्टेट इज अ लीगल ऑर्डर इन विच द सोवरेनिटी कैन बी लोकेटेड वेरी क्लियरली। यानी संप्रभुता का निर्धारण होना चाहिए और एक व्यक्ति हो या व्यक्तियों के शरीर में ये रहता है। एंड राज्य एक कानूनी व्यवस्था है जिसमें संप्रभुता बहुत स्पष्ट रूप से स्थित हो सकती है। और ऑप्शन सी है सोवरेन इज द सुप्रीम पावर इन द स्टेट। इसी की बात करते हैं ऑस्टिन। एंड सोर्स ऑफ ऑल अथॉरिटी इन द स्टेट, एंड ये जो अथॉरिटी है अनलिमिटेड और एब्सोल्यूट होती है, एंड ही डज नॉट टेक कमांड फ्रॉम एनी एज नोबडी हैज राइट टू कमांड हिम, सोवरेन को। फोर्थ ऑप्शन है कि राइट्स एंड लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल ऑल्सो कल्मिनेट इनटू द सोवरेन बट डू नॉट रिस्ट्रिक्ट द ऑपरेशन ऑफ इंडिविजुअल सोवरेनिटी। तो इसको आप देखें कि व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रताएं भी संप्रभु से समाप्त होती हैं और व्यक्तियों की संप्रभुता के संचालन को प्रतिबंधित नहीं करती हैं बल्कि करती हैं, बिकॉज कौन सोवरेन है? स्टेट, ना कि इंडिविजुअल्स। तो ऑप्शन डी जो है क्या हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्टेट के अंदर, इन विच स्टेट द कम्युनिस्ट पार्टी केम टू पावर इन 1957 एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। तो 1957 में 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी किस राज्य में सरकार में आती है? और ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ कि जब कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शन, यानी चुनाव लड़कर लोकतांत्रिक तरीकों से सत्ता में आई। तो केरल के अंदर आती है 1957 में सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके सीएम बनते हैं ईएमएस नंबूदिरीपद। और 1959 में वहाँ बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, उस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगाती है और नंबूदिरीपद जी को उनके पद से हटा देती है, डिसमिस कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मार्क्स इन हिज हिस्ट्री ऑफ आइडियाज पुट 3 मेन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ ह्यूमन सोसाइटी हैज डेवलप्ड। कि तो जो मानव समाज है वो किस तरह से विकसित हुआ है, और उसके वो 3 एक्सप्लेनेशन देते हैं, जिसमें स्पिरिचुअलिस्ट इंटरप्रिटेशन भी होती है, आइडियलिस्ट इंटरप्रिटेशन भी होती है, जहाँ पर मार्क्स क्रिटिसाइज करते हैं आइडियलिज्म को, और इसको कॉन्ट्रास्ट करते हैं किसके साथ? अपने मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन के साथ, जो आपको ऑप्शन 4 में दिख रहा है। लेकिन रियलिस्ट इंटरप्रिटेशन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन वाज मेघालय कार्व्ड आउट ऑफ आसाम। तो आसाम से अलग करके मेघालय को अलग राज्य बनाया गया था 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका A legal proceeding during which individuals right to hold office and governmental privilege, ये आपका क्यू वारंटो जो रिट है उसके अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका A presidential address both the houses of the parliament assembled together। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं कब? तो हर जनरल इलेक्शन के बाद जो फर्स्ट सेशन होता है वो, और हर साल का फर्स्ट सेशन। तो इन 2 ओकेशंस पर वो ज्वाइंट सिटिंग को एड्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका UNFCCC की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, जो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द आइडिया ऑफ 5 ईयर प्लान। जो इंडिया ने 5 ईयर प्लान है वो कहाँ से लिया? सोवियत यूनियन, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जो यूएसएसआर है, वहाँ से लिया हुआ है। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन सा फीचर किस कंट्री से लिया है उसको भी हमने एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज, वहाँ पर वो आपको वीडियो मिल जाएगी, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। तो ये जो सोशलिस्ट मॉडल है डेवलपमेंट का, समाजवादी मॉडल, ये कहाँ से लिया है? ये भी हमने यूएसएसआर से लिया है, सोवियत संघ से लिया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी गॉट द कांग्रेस वर्किंग कमेटी टू अडॉप्ट द 10 पॉइंट प्रोग्राम। तो जो 10 सूत्रीय कार्यक्रम था वो कब अपनाया गया? मई 1967 के अंदर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमेरिकन जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कोफ ने
इराक के अंदर जो यूएन लेड कोलिशन मिशन था, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो उस ऑपरेशन का नाम था डेजर्ट स्टॉर्म। स्टॉर्म नहीं, स्टॉर्म होगा ये। और ब्लैक कमांडो इराक फ्रीडम, सॉरी टेरर फ्रीडम और ब्लैक कमांडो के नाम से तो कोई ऑपरेशन है नहीं। ऑपरेशन इराक फ्रीडम देखने को मिलता है जब यूएस इन्वेड करता है इराक को 2003 में। एंड ये बात हो रही है अमेरिकन जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कोफ की। ये है आपके गल्फ वॉर के समय 1990-91 में कुवैत को लिबरेट करने के लिए इराकी ऑक्यूपेशन से। एंड इसके बाद बिल्डअप फेज के लिए ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड आपको देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पार्टी डोमिनेट्स द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ मालदीव्स? तो मालदीव्स की कौन सी मेजर पॉलिटिकल पार्टी है? तो जब ये क्वेश्चन आया था 2021 में, उस समय मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी थी, जो कि मालदीव्स की फर्स्ट ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी है। इसी पार्टी से 2008 में जो मोहम्मद नशीद हैं वो प्रेसिडेंट बनते हैं। देन 2018 में इब्राहिम मोहम्मद सोली बनते हैं। लेकिन आज के समय में वहाँ और नई पार्टीज बन गई हैं, जैसे पीएनसी है, पीपल्स नेशनल कांग्रेस, एक है पीपीएम, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रिगवे लाई जो कि फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे यूएन के, वो किस कंट्री से थे? नॉर्वे के। तो इस तरह के जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं अबाउट द यूएन सेक्रेटरी जनरल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उन सभी के लिए अगर आपको देखना है तो 18 जून 2024 का जो एग्जाम था यूजीसी नेट का, उसका एनालिसिस आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो उससे आपके जो फैक्चुअल वाला पार्ट है उसका बहुत अच्छा रिवीजन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेड द फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट? तो जो पहली कोलिशन सरकार थी, गठबंधन की सरकार, वो इमरजेंसी के बाद 1977 में 1977 में मोरारजी देसाई के अंदर देखने को मिलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेलवे स्ट्राइक जो 1974 में हुई थी, जॉर्ज फर्नांडिस ने बुलाई थी, तो वो तब किसके प्रेसिडेंट थे? तो वो ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया के अंदर कंप्लीटली ईवीएम को कब यूज हुआ इलेक्शंस में? बात हो रही है पूरी इंडिया के अंदर कंप्लीटली, तो 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंडियन लीडर हु इज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न? तो किस भारतीय नेता को, इंडियन लीडर को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया? तो वो राजागोपालाचारी जी को दिया गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र पार्टी कब स्थापना हुई इसकी? 1959 में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री इन सेंट्रल एशिया विटनेस द सिविल वॉर दैट वेंट ऑन फॉर 10 ईयर्स? तो ये 1991 से 2001 तक। मेन जो पीरियड था सिविल वॉर का वो 92 से 97 तक था, लेकिन पूरा अगर देखें तो एक दशक 1991 से 2001 तक का देखने को मिलता है ताजिकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अमेरिका व्हेन द प्रेसिडेंट पोस्ट फॉल्स वैकेंट, यानी जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है ड्यू टू वेरियस रीजंस, चाहे वो इस्तीफा दे दें या उनकी मृत्यु हो जाए या इम्पीचमेंट हो जाए, तो फिर कौन उस राष्ट्रपति के पद को संभालता है? तो वो है वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द ईयर 1997 मिस्टर इंद्र कुमार गुजराल, जो आई के गुजराल हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो ये किसके मेंबर थे? ये लोकसभा के थे। इंडिया के अंदर क्या है कि अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो आप किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको लोकसभा से ही एमपी होना है। तो जो आई के गुजराल थे वो राज्यसभा से एमपी थे। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह भी राज्यसभा से एमपी थे, वो आपसे पूछा जा सकता है। नरेंद्र मोदी किस सदन से हैं? लोकसभा से हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन कैन द राज्यसभा पास अ बिल विद 2/3 मेजोरिटी एंड एस्टेब्लिश वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज? तो ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 312। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका, राजीव गांधी की हत्या कब की गई थी? असैसिनेट उन्हें कब किया गया था? वो तारीख आपसे पूछी है 21 मई 1991। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन पब्लिक अकाउंट कमेटी? तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1921 में शुरू होती है। इसमें टोटल 22 मेंबर हैं, जिसमें से आपके 15 मेंबर लोकसभा के होंगे और 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं। एंड ट्रेडिशनली जो इसके चेयर पर्सन है वो अपोजिशन पार्टी से होते हैं। अब 19 मार्च 2003 को जो यूएस ने इराक पर इन्वेजन किया था, वो ऑपरेशन का क्या नाम था? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थ्योरी इन दी पॉलिटिकल एनालिसिस अज्यूम दैट इंडिविजुअल्स टेंड टू यूज एक्शंस दैट ब्रिंग देम द बेस्ट रिजल्ट, यानी ऐसी स्ट्रेटजीज को चूज करना जो बेनिफिट या पे ऑफ्स को मैक्सिमाइज करें। तो ये क्या है? गेम थ्योरी इसकी बात करती है। एंड बाकी नाम से कोई थ्योरी देखने को नहीं मिलती, लाइक ग्रे थ्योरी, डैम थ्योरी एंड रेस थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईस्टर्न्स कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इवॉल्व्ड इन हाउ मेनी फेजेस? तो ये 3 चरणों में इसका उदय हुआ, जहाँ पहला फेज है आपका ट्रेडिशनल पॉलिटिकल एनालिसिस, जो नॉर्मेटिव एंड वैल्यूज की बात करते हैं। फेज 2 में ये सिस्टम्स थ्योरी अप्रोच 1950s एंड 60s। एंड फेज 3 है आपका पोस्ट बिहेवियरलिज्म एंड वैल्यू थ्योरी 1970s ऑनवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ सिविल केस? तो जैसे हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो तो वो सिविल केस के अंदर आता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कुछ डिस्प्यूट है या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जो रॉबरी है ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ये सिविल केस के अंदर नहीं आता है, इसलिए ये इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पार्टीज एक्ट एज चेक अगेंस्ट द टेंडेंसी ऑफ एब्सोल्यूटिज्म, सो विच इज ऑल्सो नोन एज, यानी पार्टियां निरपेक्षता की प्रवृत्ति के खिलाफ एक जांच के रूप में कार्य करती हैं, जिसे किस रूप में जाना जा सकता है? यानी एब्सोल्यूटिज्म के अगेंस्ट बात हो रही है। लेकिन वहीं जो सिजेरियम एंड बोनापार्टिज्म है, इन शब्द का ही मतलब अगर आप देखें, हिंदी ऑप्शन को अगर आप देखें, तो
सिजेरियम का मतलब है तानाशाही, एंड बोनापार्टीशन का मतलब भी होता है अथॉरिटेरियन या एब्सोल्यूट रूल। तो ये दोनों तो आंसर होंगे नहीं, बचा आपका मल्टी पार्टीशन यानी बहुदलीय। तो ये इसका क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो रेड एम्पायर है यानी यूएसएसआर को बोलते थे रेड एम्पायर, ये डिसइंटीग्रेट हुआ कब हुआ, 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो जो क्या ये एनएचआरसी के डी फैक्टो प्रेसिडेंट होते हैं, नहीं। लोकसभा के स्पीकर होते हैं, नहीं। लेकिन ये चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के। ये क्या स्टेटमेंट सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रांसनेशनल स्टेट इज नोन फॉर हैविंग अ डिवाइडेड सोवरेनिटी। इसमें क्या है, जो पावर है वो अक्रॉस मल्टीपल नेशंस एंड एंटिटीज में शेयर्ड होती है, सो डिवाइडेड सोवरेनिटी, जैसे ईयू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फुल फॉर्म ऑफ एमएफएन। ये आपको इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड टर्म है, जिसका मतलब है मोस्ट फेवर्ड नेशन। ये आपने अभी सुना होगा, जब कि एक कंट्री का दूसरे के साथ वॉर हो जाता है तो वो उससे एमएफएन का दर्जा वापस ले लेती है, सो मोस्ट फेवर्ड नेशन एमएफएन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज नॉट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ स्टेट। तो इसमें से जो डिवाइन, मार्क्सियन एंड फोर्स थ्योरी है, ये ओरिजिन ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। जैसे डिवाइन थ्योरी बात करती है कि स्टेट इज क्रिएटेड बाय गॉड, और मार्क्सियन थ्योरी है कि जो क्लास स्ट्रगल या इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनसे स्टेट का जन्म हुआ है, ओरिजिन। एंड फोर्स थ्योरी बात करती है कि स्टेट का ओरिजिन फोर्स या कॉन्केस्ट के थ्रू है। लेकिन ब्रेड थ्योरी इस नाम से कोई थ्योरी ही नहीं है, तो इस वजह से यही क्या है, इसका बेस्ट सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसने कहा है कि मिल जो है वो एक हॉलो लिबर्टी के मैसेंजर हैं। तो ये कहा है सर अर्नेस्ट बार्कर जी ने। सी इसका राइट आंसर है। बार्कर क्या आर्ग्यू करते हैं, बार्कर ये आर्ग्यू करते हैं कि जो मिल का कंसेप्ट है लिबर्टी का, वो एम्प्टी है, बिकॉज उसमें क्लियर थ्योरी ऑफ राइट्स को नहीं दिया गया है, जो कि लिबर्टी को एक कॉन्क्रीट मीनिंग देने के लिए बहुत ज़रूरी है। और बार्कर ये एम्फेसाइज करते हैं कि देयर इज अ नीड फॉर अ बैलेंस्ड अप्रोच दैट कंसीडर बोथ इंडिविजुअल राइट्स एंड सोशल ड्यूटीज, इसलिए उनको वो हॉलो लिबर्टी कहकर, हॉलो लिबर्टी का मैसेंजर कह के बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, 1966 में पब्लिश होती है बाय ग्रैनविल ऑस्टिन। पॉलिटिकल साइंस के लगभग हर एग्जाम में ये बुक आपको देखने को मिल जाती है। ग्रैनविल ऑस्टिन की एक बुक 1999 में आती है, वर्किंग अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, और एक है इनकी 2008 की, रिट्रीविंग टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट द मेन टेस्ट ऑफ इनजस्टिस इन सोसाइटी, यानी समाज में जो अन्याय की मुख्य परीक्षा क्या है, पॉवर्टी, रिचनेस, मोड ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। जो मेन टेस्ट है इनजस्टिस का वो है एक्सप्लॉयटेशन। सो ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर, यानी शोषण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वर शूद्रास किसने लिखी, 1946 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। बी आर अम्बेडकर के द्वारा और भी लिखी गई बुक्स और संस्था वगैरह हैं जो हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाय वेलफेयर स्टेट सिटीजन शुड बी गिवन द गारंटी ऑफ मिनिमल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैव, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जुडिशियल पावर, इंपीचमेंट पावर या पावर ऑफ रिमूविंग गवर्नर, तो इनके पास सिर्फ जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है। इंपीचमेंट पावर पार्लियामेंट के पास है, प्रेसिडेंट गवर्नर को रिमूव करने की पावर प्रेसिडेंट के पास देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन विच अमंग द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो अभी हम सभी जानते हैं कि जो संविधान के मूल ढांचे का जो है, मूल संरचना का सिद्धांत, वो केशवानंद भारती केस जो है 1973 का, उससे आती है। और गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का है, ये रिलेटेड है प्रिवेंटिव डिटेंशन से एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21। गोलकनाथ केस 1967 का है, एंड ये बात करता है जो पार्लियामेंट की पावर है टू अमेंड द फंडामेंटल राइट एनश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन केशवानंद भारती केस 1973 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में आता है, और ये पार्लियामेंट की पावर को लिमिट करता है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टिकुलरली कंसर्निंग द फंडामेंटल राइट्स इन जुडिशियल रिव्यू। एंड ये जो केस है ये बोलता है कि जो पार्लियामेंट की पावर है अमेंड करने की, वो अनलिमिटेड नहीं है, एंड इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर और एसेंशियल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर की जो बात है वो केशवानंद भारती केस में देखने को मिलती है 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ अमंग द 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज एनविसेस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज एंड स्टेट सर्विसेज की बात की गई है। बाकी जो ऑप्शंस हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंस अ बजट हैज बीन प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट, जब भी पार्लियामेंट में कोई बजट प्रेजेंट किया जाता है तो गवर्नमेंट हैज गेट टू ऑल द मनी बिल्स रिलेटेड टू द यूनियन बजट पास। तो वो सभी जो बिल्स हैं मनी बिल, उनको गवर्नमेंट को पास करना पड़ता है किस टाइम के अंदर, 75 डेज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच केस नॉर्मली डज नॉट कम अक्रॉस द लोक अदालत। तो लोक अदालतों में कौन से केस नहीं आते हैं, तो मोटर व्हीकल रिलेटेड जो केसेस हैं वो आपकी लोक अदालत के अंदर आते हैं, मैरिज रिलेटेड भी आते हैं, लेबर कंपनसेशन रिलेटेड, लेकिन मर्डर केस जो है ये अगेन वही क्रिमिनल वाला सिस्टम, ये लोक अदालत के अंदर नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वॉज फर्स्ट मूव इन द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
जो बुक है रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, ये 1695 में पब्लिश हुई है और इसके लेखक हैं जॉन लॉक। तो इसके लेखक और इसकी पब्लिकेशन ईयर दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी पब्लिश्ड इन 1695 बाय जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉक्स फर्स्ट ट्रीटीज वॉज रिटन ड्यूरिंग 1679 टू 1680। तो लॉक्स ने 2 ट्रीटीज लिखी थी, जिसमें पहली ट्रीटी किस समय लिखी गई, बात पब्लिश की नहीं पूछी जा रही है, बात पूछी जा रही है किस समय लिखी गई। तो ये जो इंग्लैंड के अंदर हमें एक्सक्लूजन क्राइसिस देखने को मिलता है, एक्सक्लूजन क्राइसिस इन इंग्लैंड, उस समय की ये बात है। तो होता क्या है कि ये एक मेजर पॉलिटिकल फाइट थी बिटवीन 2 ग्रुप्स। एक ग्रुप था एक्सक्लूजनिस्ट, जो जेम्स है उसको ब्लॉक करते थे कि जेम्स जो है वो अगला राजा नहीं बनना चाहिए, और दूसरे थे रॉयलिस्ट, जो किंग के राइट को सपोर्ट करते थे कि वो अपना उत्तराधिकारी चुन सकता है। अब उस समय जो राजा थे वो थे इंग्लैंड के चार्ल्स सेकंड, और उनका भाई था जेम्स, जो नेक्स्ट लाइन में था किंग बनने के। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो ज़्यादातर ब्रिटिश की जो जनता थी वो थी प्रोटेस्टेंट। क्रिश्चियनिटी के अंदर 2 वो आते हैं, एक है प्रोटेस्टेंट और दूसरे कैथोलिक, और जो जेम्स था वो कैथोलिक था। तो जनता को ये डर था कि अगर जेम्स राजा बनता है तो वो कैथोलिक रूल को वापस लाने की कोशिश कर सकता है। तो इसलिए पार्लियामेंटेरियंस ने क्या किया, कुछ पार्लियामेंटेरियन एक लॉ पास करना चाहते थे टू एक्सक्लूड जेम्स फ्रॉम बिकमिंग किंग। इसी को बोलते हैं एक्सक्लूजन क्राइसिस। लेकिन लास्ट में जो एक्सक्लूजन लॉ है वो पास नहीं हो पाता, और इवेंचुअली जेम्स जो हैं वो किंग जेम्स सेकंड बन जाते हैं, किंग ऑफ इंग्लैंड। लेकिन ये जो क्राइसिस है इट हेल्प्ड शेप पॉलिटिकल डिबेट। इससे क्या है, पॉलिटिकल डिबेट जो है वो स्टार्ट होने लगी अबाउट पावर, रिलीजन एंड मोनार्की इन इंग्लैंड। एंड इसी ने जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन था जो 1688 में हुआ, लगभग 9 साल बाद, उसके लिए स्टेज तैयार करने का काम इसी ने किया था, एक्सक्लूजन क्राइसिस। तो एक्सक्लूजन क्राइसिस का डेट आपसे पूछा जाए तो 1780 एंड ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688। जो फर्स्ट ट्रीटी है आपके जॉन लॉक की, इसमें ये जो फिल्मर हैं, फिल्मर का जो पैट्रियार्का है उसके रिस्पॉन्स में देते हैं, और इसमें ये जो फिल्मर है वो किंग के डिवाइन राइट्स को डिफेंड करता है, लेकिन जो जॉन लॉक है वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं, वो उसके अगेंस्ट में होते हैं। और सेकंड में ये लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं, जो सेकंड ट्रीटी है। और ये जो दोनों ही ट्रीटी हैं ये पब्लिश होती हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद, यानी 1689 में। तो वो डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रेडरिच विल्हेल्म नीट्शे कैरेक्टराइज्ड प्लेटोनिज्म एज एन इंटेलेक्चुअल साइड ऑफ क्रिश्चियनिटी। यानी फ्रेडरिच नीट्शे के अनुसार कि क्रिश्चियनिटी और प्लेटोनिज्म क्या है, दोनों एक समान है, क्योंकि ये दोनों ही एक तरीके की जो लाइफ डिनाइंग फिलॉसफी है उसकी बात करते हैं। यानी दोनों ही जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो रियल वर्ल्ड है, उसकी वैल्यू को डिनाई करके जो स्पिरिचुअल, जो आइडियल वर्ल्ड है उसकी बात करते हैं। तो इसलिए ये बोलते हैं कि जो प्लेटोनिज्म है वही इंटेलेक्चुअल साइड है क्रिश्चियनिटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द 10 प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस। तो इसके लिए ये नहीं है कि आपको 10 प्रिंसिपल्स पता ही होनी चाहिए या कोई पर्टिकुलर ऐसे 10 प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन जब सामाजिक न्याय की बात हो रही है तो इसमें मानव मर्यादा की बात होती है, सॉलिडेरिटी की बात होती है, शांति की बात होती है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के प्रमोशन जो है वो सोशल जस्टिस के अंदर नहीं आता है, सामाजिक न्याय के अंदर ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिस्टोटल का जन्म कहाँ हुआ? तो नॉर्दर्न ग्रीस के अंदर 384 BC के समय, जो एक स्मॉल टाउन है मैसेडोनिया के अंदर, स्टेगरा में इनका जन्म होता है। और बाद में ये एथेंस चले जाते हैं, प्लेटो की जो अकेडमी है वहाँ पर पढ़ने के लिए। अब प्लेटो ने जो अकेडमी, जो स्कूल खोला उसका नाम था अकेडमी, और एरिस्टोटल जो खोलते हैं उसका नाम भी आपसे पूछा जाता है। तो एरिस्टोटल के जो ये शुरुआत करते हैं उसका नाम है लीसियम, और प्लेटो का अकेडमी। तो इन दोनों में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, दोनों ही आपको पता होने चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नाइकोमैकस हैं वो कोर्ट फिजिशियन थे किस राजा के अंदर? अमिनतास थर्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब ये हमने देखे जो 180 क्वेश्चंस हैं 2021 पॉलिटिकल साइंस के। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड हैं, एंड इनको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि जिनका भी एग्जाम है 13 जुलाई, 14 जुलाई एंड 15 जुलाई 2025 को DSSS PGT पॉलिटिकल साइंस का, तो 2021 में 22 जुलाई को ये जो पेपर है, ये 4 जुलाई वाला एग्जाम है जो हमने डिस्कस किया है, मेल कैटेगरी के लिए जो PGT की वैकेंसी थी उसका एग्जाम है। 22 जुलाई को फीमेल का हुआ था 2 शिफ्ट में। तो वो जो पेपर हैं वो इसी फॉर्मेट में है, इंग्लिश हिंदी दोनों में, उनके करेक्ट आंसर्स भी उनमें मार्क हैं। तो उन दोनों की PDF हम अपने टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पर पोस्ट कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर पॉलिटिकल IR मेंटोर आप टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं। तो वहाँ से आप उन दोनों PDFs को भी एक बार देख लें, बिकॉज इन केस अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट कर जाता है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सो 22 जुलाई के वो जो दोनों एग्जाम पेपर हैं, PDFs हैं, वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। एंड बाकी ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि इन द प्रिलिमिनरी एंड प्राइमरी लेवल ऑफ फंडामेंटल सब्जेक्ट इज EVS,
तो प्राइमरी लेवल पर आपका ईवीएस सब्जेक्ट होता है जो कॉम्बिनेशन होता है साइंस का और सोशल साइंस का। लेकिन अपर प्राइमरी लेवल पर ये अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उनमें से कौन वो सब्जेक्ट नहीं है। तो साइंस और सोशल साइंस के अंदर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस देखने को मिलता है, लेकिन साइकोलॉजी देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आर एजुकेशन एक्सपर्ट ऑलवेज हैव गिवन इनफ एम्फेसिस ऑन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, तो हमेशा ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को एम्फेसाइज करते हैं, बिकॉज इससे जो सोशल साइंस है वो क्या बन जाता है, जॉयफुल बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड टीचर हमेशा अलग अलग तरह के टीचिंग एड्स को यूज़ करता है टीचिंग प्रोसीजर को फ्रूटफुल बनाने के लिए। तो आपके अकॉर्डिंग सोशल साइंस लर्न करने के लिए मोस्ट यूजफुल टीचिंग एड क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न मैन फर्स्ट नीड टू लर्न पास्ट फॉर बेटर लर्निंग ऑफ प्रेजेंट, यानी वर्तमान को समझने के लिए उसे भूतकाल को समझना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू यू जो स्टडी है सोशल साइंस की, ईवीएस की, ये नेसेसरी है किस पर्पस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलपमेंट के लिए नहीं, इसके लिए तो साइंस है, तो ये गलत हो गया आपका। एजुकेशनल प्रॉब्लम को समझने के लिए ये भी नहीं है, लेकिन सोशो कल्चर जो स्ट्रक्चर है या उसका जो रिलेशन है एनवायरमेंट के साथ उसको समझने के लिए, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू यू एज अ टीचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस have been considered while developing social and political life textbook for the upper primary and secondary level, तो वो है learning through the use of concrete example and experiences, facts and data नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवरी टाइम अगर ऐसी सिचुएशन आए जब आप एक डिबेटेबल या कंट्रोवर्शियल टॉपिक को आपको क्लास के अंदर डिस्कस करना है, तो एज अ टीचर ऑफ सोशल साइंस तो आप कब करेंगे, आप क्या करेंगे, ऐसी कन्फ्रंटेशंस को कंप्लीटली अवॉइड करेंगे या ब्रीफ डिस्कशंस कंडक्ट करेंगे या कभी कभी उनको डिस्कस करेंगे या फिर एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ उनको लेके आएंगे एक डिग्निफाइड डिस्कशन शुरू करने के लिए, तो यही क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर ऑलवेज शुड प्रिपेयर अ लेसन, प्रॉपर लेसन प्लानिंग एंड कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इट एवरी टाइम। एंड अकॉर्डिंग जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005 का, उसमें जो सोशल साइंस है वो चाइल्ड की लाइफ को एट स्कूल उसको किससे लिंक करती है, विद द लाइफ आउटसाइड द ऑर्थोडॉक्स क्लासरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज अ टीचर यू आर गिवन 2 चॉइसेस कि या तो आप प्राइमरी लेवल पे ईवीएस पढ़ाएं या फिर अपर प्राइमरी लेवल पे सोशल साइंस पढ़ाएं, एंड आप सोशल साइंस को चुनते हैं, तो आपके अनुसार जो क्लासरूम का प्रोसेस है जो सोशल साइंस में इन्वॉल्व है वो क्या डेवलप करने में हेल्प करता है, तो वो स्किल, नॉलेज एंड एक्सप्रेशन डेवलप करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ की बात हो रही है जिसे आप मेजर कर सकें लाइक वेट, हाइट, तो ये क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, इसका जो सजेशन है टू अपग्रेड द एजुकेशन पॉलिसी टू मेक इट मोर इफेक्टिव एंड पॉजिटिव, तो आपके अनुसार चाइल्ड की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए बेस्ट मेथड क्या है, वो है डेवलपमेंटल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सपर्ट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट आर वर्किंग डे एंड नाइट फॉर द बेटर एजुकेशन पॉलिसी, एंड इसमें एक PSRN होता है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा है, तो वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द एंशियंट एजेस वी हैव हर्ड फ्रॉम मैनी स्टोरीज द थॉट्स लाइक फेलियर इज द पिलर टू सक्सेस, यानी असफलता सफलता का स्तंभ है, या आदमी गलती करके सीखता है, अपनी गलतियों से ही सीखता है, तो ये किस थ्योरी पर बेस्ड है, इसका मतलब है ट्रायल एंड एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, तो एजुकेशन गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, सही है, लर्निंग बिहेवियरल चेंजेस का प्रोसेस है, ग्रोथ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव प्रोसेस है, ये गलत है, बिकॉज क्वांटिटेटिव के साथ ही क्वालिटेटिव भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन स्कॉलिस्टिक डोमेन, तो स्कॉलिस्ट के अंदर जो फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल नहीं है तो वो प्रोजेक्ट वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ MCQ, तो इसमें क्या है, सभी चॉइसेस जो है वो प्लॉजिबल अपीयर होती हैं, तो ये सही है, सिर्फ एक चॉइस उसका आंसर होती है, ये भी सही है। MCQ के अंदर एरर फ्री और क्विक इवैल्यूएशन पॉसिबल होता है कंप्यूटर से, लेकिन इन एक्सपीरियंस टीचर जो है वो प्रिपेयर कर सकता है क्वेश्चंस को ईजिली, ये सही नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डीवी के अनुसार स्कूल को स्टूडेंट्स जो है वो प्रिपेयर करनी चाहिए फॉर फ्यूचर लाइफ। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर इज सपोज टू बी अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, तो जो शिक्षक है वो एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है, एंड ही शुड प्लान हिज इवैल्यूएशन व्हाइल कीपिंग इन माइंड ऑल द टाइप्स ऑफ लर्निंग एस्पेक्ट। एंड एज अ टीचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अकॉर्डिंग टू यू, तो किस तरह का जो इवैल्यूएशन है उससे आप जो लर्नर्स की डेफिशिएंसी एंड डिफिकल्टी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये आपका आता है डायग्नोस्टिक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज पीपल ग्रो ओल्डर द डैश ऑफ लर्निंग डैश, तो उम्र के साथ क्या है, जो स्पीड है लर्निंग की वो कम होने लगती है, स्पीड ऑफ लर्निंग डिक्लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a teacher should always inculcate good behavior and manners among his and her student, and which from the following should be used to increase the correct response and appropriate behavior, तो praise करके यानी प्रशंसा करके। देन आपका लास्ट क्वेश्चन है, एज अ टीचर ऑफ अपर प्राइमरी लेवल विद स्पेशल रेफरेंस टू पॉलिटिकल साइंस व्हाइल प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट फॉर अ टेस्ट, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन, तो टीचिंग टाइम को आप कंसीडर नहीं करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्टिव है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्ट नॉलेज है, उन सभी को आप कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से हमने सभी क्वेश्चंस देखे आपके। एंड वन मोर थिंग, तो जिनका भी एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट, एंड जो 2 PDF हम शेयर करेंगे उनको प्लीज़ आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा,
एंड उन दोनों ही पीडीएफ्स में आपके जो पहले 100 क्वेश्चंस हैं, जो जनरल वाला पार्ट है, पार्ट ए, जो 100 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे, आप उन्हें भी देख सकते हैं, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। एंड साथ ही टीचिंग मेथोडोलॉजी के, तो अब तक हम टीचिंग मेथोडोलॉजी के आई थिंक 40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस एनालिसिस में। एंड 20 और 20 40 आपको उन 2 पीडीएफ से मिल जाएंगे, तो टोटल आपके ये 80 क्वेश्चन हो गए टीचिंग मेथोडोलॉजी के। एंड जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर होंगे एंड हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सभी अपने एग्जाम के बाद जो अपना फीडबैक है या रिव्यू है, एग्जाम का एक्सपीरियंस है, या फिर क्वेश्चन अगर आप कोई रिकॉल कर सकें, तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन है, वहां पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू।